तो अगला हमारा जो टॉपिक है वह सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा विकासशील देशों पे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज पे यूएसएसआर के कोलैप्स होने का क्या इम्पैक्ट रहा है, इसको हम एसेस करेंगे, इसको हम समझेंगे। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है कि जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, कोलैप्स होने तक तो ठीक था, क्योंकि अगर आपका साथ यूएस के साथ है तो ठीक है, अदरवाइज आप यूएसएसआर के साथ स्टैंड कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, लेकिन ना अब तो यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। तो इस कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो यूएस के साथ खड़े हो जाओ या फिर आप अपना डेवलपमेंट, अपना विकास जो है खुद करो। दिस इज कॉल्ड समथिंग पॉलिसी ऑफ बैंडवैगन की पॉलिसी। इसको मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम वी आर जस्ट गोइंग टू स्टक विद द टॉपिक से ही हम संबंधित बात करेंगे। तो पहला हमारा जो है, हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव हुआ। तो जो विकासशील देश है उसके घरेलू राजनीति में, इन द स्फीयर ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, घरेलू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप शुरू हो गया, क्योंकि अब रोकने टोकने वाला अमेरिका को रहा नहीं कोई। यूएसएसआर था तो किसी न किसी तरीके से बैलेंस ऑफ पावर था, शक्ति का संतुलन था। अगर आपको उदाहरण के लिए, दो मोहल्ले में दादा है, एक दादा आपको तंग कर रहा है, दादा टू, हेलो दादा टू, देखो दादा वन मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा, दादा वन आपसे कह रहा है कोई नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखते हो तो यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी हेजेमनाइजेशन रहा, अमेरिकी वर्चस्व रहा। ऐसे में अमेरिका मनचाहे ढंग से किसी भी देश में उसकी डोमेस्टिक अफेयर्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गया है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, उदाहरण के लिए खाड़ी युद्ध प्रथम, खाड़ी युद्ध द्वितीय, इस तरीके से और न जाने कितने हस्तक्षेप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, भैया कम्युनिस्ट विचारधारा को जबरदस्त धक्का लगा है। लोगों का विश्वास उठ गया कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट विचारधारा से बिल्कुल विश्वास उठ गया, और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरीके से चारों खाने कोलैप्स कर गया। अब यहीं पे जब कम्युनिस्ट विचारधारा कोलैप्स किया तो लोगों को कहीं ना कहीं सहानुभूति जो है, सिंपैथी, वो पूंजीवाद से और उदारवाद से बढ़ा है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज वैश्विक संगठनों पर, जैसे कि आईएमएफ हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, नेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन पर यूएस का प्रभुत्व हो गया। यूएस हेजेमनाइजेशन ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अमेरिका वैसे भी धमकी देता रहता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यहां तक कि यूएन को धमकी देता है कि मेरी बात मानो, अदरवाइज मैं फंडिंग बंद कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी जो आप देखते हो, इस पे भी अमेरिकी शक्ति का वर्चस्व है। आईएमएफ, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, काम क्या करता है? मॉनेटाइजेशन का, मॉनेटरी, मौद्रिक काम करता है, मुद्रा से लेन देन काम करता है, और उसके लिए कुछ नियम बनाता है। और नियम कौन सा बनाने लग गया है? कैपिटलिस्ट, लिबरलिस्ट, इस प्रकार की नियम बनाने लग गया। और जो देश विकासशील देश है या कभी पास्ट में कम्युनिस्ट रहा है, उसको भी अब इस विचारधारा पे, पूंजीवादी और लिबरल विचारधारा पे लाना शुरू कर दिया। यानी कि इस तरीके के वैश्विक संगठन पे यूएस का प्रभुत्व तो साफ साफ है। लास्ट विद द नॉट लीस्ट, एमएनसीज को, एमएनसीज मींस मल्टीनेशनल कंपनीज, जितने भी बड़े बड़े जाइंट एमएनसीज थे, जाइंट मींस राक्षस रूपी, जिनका इनकम आप इमेजिन नहीं कर सकते, अरबों में, तो एमएनसीज को विकासशील देशों में प्रवेश का अवसर मिल गया। मल्टीनेशनल कंपनी गोट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। और जब आप देखते हैं वैश्विक संगठन पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कब्जा होता है, तो व्हाट इज मींस? इट मींस ग्लोबलाइजेशन, ओपनली ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इस चैप्टर को हम आगे के उसमें करेंगे। तो वैश्वीकरण के आने का एक सिंपल सा रीजन है कि भैया यू कैन नॉट स्टॉप एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी को आप नहीं रोक सकते अपने मार्केट में एंटर करने से, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की बातों को मान रहे हो आप, आईएमएफ की शर्तों को मान रहे हो, और फिर वर्ल्ड बैंक से आपको पैसा चाहिए ना। इफ यू वांट लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फर्स्ट पहले वो कह देंगे जाओ आईएमएफ पे, गो फर्स्ट टू द आईएमएफ, एंड जो भी उसके करारनामा है, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेप्ट दोज टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन कम एट टू मी एंड देन आई विल गिव यू। तो इस तरीके से
कहीं ना कहीं जो यूएस का चलाया हुआ विचारधारा है, सो कॉल्ड लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म एंड नाउ ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके से ये सारा का सारा जो है एमएनसीज के थ्रू हो या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, घूम फिर करके वही की वही सारी बात जानी है। सो दिस वाज लाइक दैट। एंड दूसरा टॉपिक है हमारा एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं, एक जो यहां पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है वैश्विक स्वरूप, विश्व कैसा दिख रहा है, इसे हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। और आप देखोगे सिंस द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर की शुरुआत से, तो कई बार वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, विश्व का रूप कई बार चेंज हो चुका है। पहले प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं तो कई सारी महाशक्तियां थी, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इस तरीके से टर्की, बहुत सारी पावरफुल देश थे, अमेरिका, जापान। नाउ 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जो पावरफुल कंट्री थे खत्म हो गए। तो जहां पे विश्व का स्वरूप बहुत सारे शक्तिशाली देशों से था, बहुत सारे महाशक्तिशाली देशों से था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ और सिर्फ दो विश्व के पास महाशक्ति बच गया। आप जानते हैं यूएस और यूएसएसआर। तो पहले बहुशक्तिशाली विश्व से दो ध्रुवीय विश्व हो गया, एंड फिर दो ध्रुवीय विश्व से 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, कोलैप्स होता है यूएसएसआर, तो उसके बाद फिर से विश्व स्वरूप बदलता है, चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। तो बहुध्रुवीय से द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय से अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक ध्रुवीय, मीन्स सिर्फ यूएस रह गया। सो दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड, मीन्स विश्व में एक ही दादा का रह जाना, बाकी सारे दादा गायब। तो यहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड, अमेरिका के बारे में हम चर्चा करने वाले। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड है हमारा, सिर्फ एक। तो विश्व में एक ही महाशक्ति का होना, जी हाँ, यूएसएसआर बिल्कुल डिसइंटीग्रेट होने के बाद खत्म हो गया, उसके बाद कोई शक्ति नहीं बची। हेजेमनाइजेशन ऑफ सिंगल सुपर पावर, अमेरिका वो सुपर पावर है। एंड 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। 1991 में यूएसएसआर के विघटन होने से यूएसएसआर पूरी तरीके से खत्म हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज फ्रॉम बायपोलर टू यूनिपोलर। एंड पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला, यहां पे आप देखेंगे जैसे ही डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, भैया आप देखते हो कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसकी विचारधारा का भी सत्यानाश हो जाता है। तो यहां पे जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया आपको, कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। तो ऑब्वियसली जब किसी को धक्का लगेगा तभी तो कोई ऊपर आएगा। तो कम्युनिस्ट विचारधारा को लोगों ने क्विट किया, तो एक्सेप्ट किसे किया? ऑब्वियसली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया। बड़े बड़े, यहां तक कि यूएसएसआर स्वयं, अभी अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा इससे रिलेवेंट टॉपिक होगा, वो होने वाला है वैश्विक गराज सेल, और उससे पहले हम शॉक थेरेपी पढ़ेंगे। तो शॉक थेरेपी में आप अपने आप देखेंगे बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा ही हाइपोक्रेटिक चीज है ये, कि अब तक जो यूएसएसआर खुद साम्यवादी देश था, वो साम्यवाद को छोड़ करके, त्याग करके, वो खुद पूंजीवाद को इख्तियार करता है, अपनाता है। तो दैट इज अ लेवल ऑफ हाइपोक्रेसी, डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दबदबा हो गया है। एक चीज और हुआ यूनिपोलर वर्ल्ड से, अमेरिका को कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। खूब इसने अपने रक्षा बजट पे खर्चा किया है, अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। इंक्रीमेंट इन यूएस सिक्योरिटी बजट, खूब ज्यादा, कितना ज्यादा सिक्योरिटी बजट इन्होंने अपना बढ़ा दिया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा है। शायद अन्य देशों के मुकाबले का जो जीडीपी है ना, उसका 100 गुना उसकी आप लगा लो कि सिक्योरिटी बजट, आज के डेट में तो वो भी कम पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बजट को बढ़ाया है, सैन्य बजट को बढ़ाया है, रक्षा बजट को बढ़ाया है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल बजट भी बढ़ाया है। सिक्योरिटी जुड़े टेक्नोलॉजिकल बजट, जो तकनीकी बजट है, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्च किया है, और एक से एक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये मिसाइल्स, वो मिसाइल्स पूरा भर दिया है। ठीक है, बैठे बैठे बटन दबाओ, कहते हैं ना, इधर से आलू डालो, इधर से आलू डालो, उधर से पैसा निकलेगा। तो वैसे ही है, इधर से बटन दबाओ, उधर से देश ही गायब हो जाएगा। ऐसा ऐसा इन्होंने मिसाइल्स बना लिया, क्रूज मिसाइल्स, ऑटोमेटिक मिसाइल्स, पता नहीं क्या क्या बना दिया है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माय फेवरेट डायलॉग, अमेरिकी संस्कृति का विश्व पर हावी होना। हाँ, लो, इसको कहते हैं मैकडॉनलीकरण। खूब पी रहे कोक, है ना, नीला जींस डेनिम का खूब पहन रहे, कई सारे भोजपुरी गाने भी है नीला जींस में, है ना। तो ये क्या है? ये हेजेमनाइजेशन और कल्चरल डोमिनेशन है।
यूएस का कल्चरल डोमिनेशन है। देख लीजिए आप, कोक हम पी रहे हैं, पेप्सी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिकी संस्कृति को अपना रहे हैं, डेनिम के जींस पहन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं। तो अमेरिकी संस्कृति जो है ना विश्व पर हावी हो चुकी है। आजकल के बच्चे को देख लो, सुपरमैन का कपड़ा पहनेंगे। सुपरमैन कपड़ा भारतीय कपड़े के बिल्कुल फॉलो नहीं करता। पहले वो पजामा पहनेंगे, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। अमेरिकी संस्कृति का जो विश्व स्तर पर स्पाइडरमैन के कपड़े, मकड़ी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी अमेरिकी संस्कृति का ना सिर्फ भारत पे बल्कि पूरे विश्व पे कहीं ना कहीं डोमिनेशन है। तो ये कैसे हुआ? एक ध्रुवीय विश्व के आने से हुआ, क्योंकि अमेरिका को अपने कल्चर को फैलाने का, अपने चीजों को फैलाने का, अपने मूवीज, अपने थिएटर, सिनेमा, अपने लैंग्वेज, अपने और भी खान पान की चीजों को, अपने वस्त्र को, और भी चीजों को फैलाने का अच्छा खासा मौका मिला है यूनिपोलर वर्ल्ड में। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि विश्व में एक वैश्विक स्तर पर जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना है, उसमें यूएस ने कितना सारा फायदा उठाया। जब मन में आया, जिस किसी देश पे भी हमला कर दिया, उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन रेड स्टार, इस तरीके से पता नहीं कितने सारे ऑपरेशन इन्होंने कर दिए, ठीक है।